continuation of chapter number 11 dual nature of radiation and matter। आज हम ले रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को हमने कंटिन्यू किया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में। तो इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं फेलियर ऑफ द वेव थ्योरी इन एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रिजल्ट्स थे उनको हम वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो कहाँ ये थ्योरी लैग कर रही थी और ये क्यों नहीं प्रूव कर पाई, तो ये पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट था द फ्री इलेक्ट्रॉन एट द मेटल सरफेस एब्जॉर्ब द रेडिएशन। और जैसे ही वो रेडिएशन इमिट एब्जॉर्ब करते हैं, जितनी ज़्यादा ग्रेटर इंटेंसिटी की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और उतनी ही स्पीड से इमिट होगा, यानी कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ये कह रहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, या जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहे थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होता है। ये पिछला वीडियो का ग्राफ है, तो मैंने रखा था अपने पास। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और हम देख रहे थे कि इंटेंसिटी आप भले ही बढ़ाएं लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा है। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा तो क्यों नहीं बढ़ रहा? आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, यानी कि आप सोर्स को जो प्लेट थी उसके पास ले आए। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं हम, ये सोर्स था और ये कैथोड प्लेट थी। तो अगर हम सोर्स को कैथोड प्लेट के पास लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब ज़्यादा लाइट जो है इस कैथोड सरफेस पे पहुँच रही है। और अगर ज़्यादा लाइट पहुँच रही है तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब भी हो रही है। अगर ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो फिर तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा वेलोसिटी, यानी ज़्यादा एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, तो ज़्यादा एनर्जी के साथ उन्हें इमिट होना चाहिए था। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए थी? इट वॉज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़नी चाहिए। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? वो तो ये कह रहा था कि ये इंडिपेंडेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो कहा गया कि इंटेंसिटी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है, या काइनेटिक एनर्जी कह लो या स्टॉपिंग पोटेंशियल कह लो, वो दोनों ही इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यानी वेव थ्योरी कुछ और एक्सप्लेन कर रही है और आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ और एक्सप्लेन कर रहा है। मोर ओवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को में हमने कहा कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का इमिशन बढ़ जाता है, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है जो इमिट होना शुरू होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। बट वो क्यों इंक्रीज़ करते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्यों इंक्रीज़ कर रही है, ये भी वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। तो ये पॉइंट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मोर ओवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक कॉन्सेप्ट था थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का, जबकि वेव थ्योरी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वेव थ्योरी तो ये कहती है कि कोई भी बीम किसी भी फ्रिक्वेंसी की जरा सी भी अगर वो सफिशिएंटली इंटेंस है तो वो सफिशिएंटली इंटेंस बीम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करा देना चाहिए। वो इंटेंसिटी जो है सफिशिएंट इंटेंसिटी बीम जो है वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट उसे कराना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा था कि सब जब तक एक सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेंगे। तो इसने वेव थ्योरी ने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया अबाउट दी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लास्ट पॉइंट था, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कहा कि ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस था, एक कोई भी टाइम लैग उसमें नहीं था, बल्कि जो टाइम लैग आ रहा था वो बहुत ही नॉमिनल था, 10⁻⁹ सेकेंड का। यानी उस प्रोसेस को हम इंस्टेंटेनियस कह रहे थे। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन फटाफट से इमीडिएटली इमिट होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही लाइट फॉल करती है, जबकि वेव थ्योरी ऐसा नहीं कहती। वेव थ्योरी तो कह रही है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद इमिशन होगा। तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं माना जाता अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहा था कि ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। अब इस कॉन्ट्राडिक्शन को ख़त्म किया आइंस्टाइन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। इसी इक्वेशन के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो उन्होंने एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो ये कहती है कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, वो यूज़ की और उसके बेसिस पे उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन किया। तो अब बात कर लेते हैं कि वो थ्योरी क्या कह रही थी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये कह रही थी कि लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, यानी कि उस पैकेट को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। तो हर एक फोटोन के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है और उस एनर्जी को कहा जाता है फोटोन एनर्जी, से बोलते हैं हम एच न्यू। तो एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है एक फोटोन के पास, और जब ये फोटोन मेटल सरफेस पे फॉल करता है तो ये अपनी एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है किसको? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी ग्रैब करता है और मेटल सरफेस से बाहर इजेक्ट हो जाता है। लेकिन जो एनर्जी उसने
एब्जॉर्ब की, वो एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, बट ये सारी की सारी एनर्जी इमिशन में काम नहीं आई, बल्कि क्या कहा उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन ही गेव अ थ्योरी एंड ही सेड दैट कि जो एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो दो कामों में डिस्ट्रीब्यूट हुई। एक तो हुआ वर्क फंक्शन और दूसरा हुआ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कुछ अमाउंट तो हमें एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने में, और बाकी की एनर्जी हमें चाहिए होगी उसको काइनेटिक एनर्जी देने में। तो जो एनर्जी उसको मेटल सरफेस से बाहर निकालने में लगी उसको हमने कह दिया एच न्यू नॉट, जो हम फर्स्ट इक्वेशन में भी डिफाइन कर रहे थे उसे हम बोल रहे थे फाई नॉट, उसको कह रहे थे हम एच न्यू नॉट। सो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द वर्क फंक्शन। और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारा था हाफ एम वी स्क्वायर। तो दिस वाज फॉर द काइनेटिक एनर्जी। तो हमारी इक्वेशन बन गई यहाँ पर, ये एच न्यू हो जाती है, तो वी कैन री राइट द इक्वेशन एच न्यू माइनस न्यू ऑफ नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, और ये कहलाती है हमारी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज, इसको इस फॉर्म में लिखो या ऊपर वाली इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, दिस इज सेम थिंग, ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। नाउ लेट अस सी हाउ दिस हेल्प टू प्रूव द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दिया उस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले इक्वेशन इस फॉर्म में थी, इस इक्वेशन में हमें पता चलता है, या आइंस्टाइन ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि वन फोटोन कैन इमिट वन इलेक्ट्रॉन। तो एक एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी ही, ऊपर देख लेते हैं कि ये एच न्यू जो इमिट हो रहा था ये एक फोटोन की एनर्जी थी, और यही फोटोन की एनर्जी यूज़ हो रही है वर्क फंक्शन देने में भी और काइनेटिक एनर्जी देने में। यानी कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और यही चीज़ प्रूव कर रही है कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि जब इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है यानी कि आप सोर्स को प्लेट के पास ले आए, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गए। कैसे? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड पर पहुंचेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे तो ज़्यादा एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू करेंगे। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जो हमने कहा कि विद द इंक्रीज़ इन इंटेंसिटी, इंक्रीज़ ऑफ इंटेंसिटी, तो ये देख लेते हैं हम यहाँ पर, ये पॉइंट था कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ेगा। तो यहाँ क्लियर हो गया कि ज़्यादा फोटोन अगर कैथोड पर पहुँच रहे हैं, इस सरफेस पे अगर ज़्यादा फोटोन्स पहुँचेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, और ये भी क्लियर हो गया कि उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जितना वर्क फंक्शन चाहिए, फोटोन के पास एक लिमिटेड फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और जो वर्क फंक्शन एक मेटल सरफेस का है वो तो सेम ही रहना है। हर मेटल, अलग अलग मेटल सरफेस के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर मेटल के लिए तो सेम ही होगा। तो इसका मतलब उस मेटल सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए उन सबका वर्क फंक्शन सेम था, उनके पास, उनके ऊपर इंसिडेंट फोटो एनर्जी भी सेम थी। तो काइनेटिक एनर्जी वेरी नहीं करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं करेगी। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन हो गए हैं, या हमने कंफर्म कर दिया कि फर्स्ट और सेकंड लॉ, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, और इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दोनों पॉइंट, इंटेंसिटी, इंक्रीज इन इंटेंसिटी बट काइनेटिक एनर्जी वुड रिमेन सेम, दोनों प्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के लिए। तो फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, जबकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर रहे थे हम किससे, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वेटेड विद स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी दिखा देते हैं। सो यू में सी काइनेटिक एनर्जी को हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेट किया था, और हमने ये भी कहा था कि अगर स्टॉपिंग, ये पेपर में दूसरा लेती हूँ, उसमें था ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ, और हमने ये कहा था कि जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज, यानी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। तो यहाँ ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि इंटेंसिटी बढ़ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब बढ़ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना। तो हम देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की प्रोपोर्शनल है। तो अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी इंक्रीज होगी। तो अगर एच न्यू इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। अगेन ये कहता है कि न्यू यानी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी, वो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से मिल जाता है। वो कैसे मिला कि अगर न्यू आपका न्यू नॉट से कम होता है, सो दिस होल वैल्यू बिकम नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव बन जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी को हम बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, लेकिन नेगेटिव तो एनर्जी कभी हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिशन
नहीं होगा। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल फ्रिक्वेंसी के वो भी आ गया, यानी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ प्रूव हो गया, थर्ड लॉ प्रूव हो गया, फोर्थ लॉ प्रूव हो गया, और जो लास्ट पॉइंट था कि दैट देयर इज़ नो टाइम लैग, तो वो भी प्रूव हो जाता है, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी टाइम का कोई फैक्टर नहीं है। तो जब टाइम है ही नहीं तो टाइम पर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई टाइम लैग नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट जो इससे और बेटर करके आइंस्टाइन ने दिया, उन्होंने कहा कि जो फोटोन्स होते हैं, जितने फोटोन इंसिडेंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इमिट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, दैट रेशियो वुड बी लेस देन 1। और उसका रीज़न ये है कि फोटोन सिर्फ एक ही प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, वो और भी बहुत सारे प्रोसेस में, यानी कि आसपास में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं या जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसमें भी वो इन्वॉल्व होते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के लिए उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर हिज अचीवमेंट। Now let us find out the variation of stopping potential with the frequency of incident light, यानी हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं by using the slope of graph। तो हमने कहा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए अगर मैं ग्राफ बना रही हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक साइड और फ्रिक्वेंसी दूसरी तरफ, और आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है। सो सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द स्लोप फॉर दिस, BCA बोल देते हैं हम इसको, और स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये जो वैल्यू है ये एक्सटेंड करके अगर हम ग्राफ को ले जाएं तो इट विल कट एट सर्टेन पॉइंट अदर साइड, ऑन द अदर साइड। सो ये हमें क्या बताता है, ये भी हमें इंफॉर्मेशन देता है वर्क फंक्शन की कितने पॉइंट पर कितनी वैल्यू पर हिट होगा और कट करेगा यहाँ पर, और ये आपको इंटरफेस बताता है। चलिए वो भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर बेस्ड, वो हम वहाँ करेंगे, लेकिन अभी हम ले रहे हैं आइंस्टाइन थ्योरी, और आइंस्टाइन थ्योरी में जो हमें इक्वेशन दिया था आइंस्टाइन ने वो ले लेते हैं। तो हाफ यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो h न्यू माइनस न्यू ऑफ नॉट एक इक्वेशन आया था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी हमारे पास एक रिलेशनशिप था V मैक्सिमम के लिए, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए, वो था EV नॉट। तो ये तो था बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉन्सेप्ट और ये था बाय आइंस्टाइन थ्योरी। तो अगर हम दोनों साइड में देखें तो ये भी काइनेटिक एनर्जी ये भी काइनेटिक एनर्जी, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो दैट मीन्स देयरफॉर इक्वेटिंग 1 एंड 2 को ले लेते हैं। दिस इज़ योर 1, लेट अस से दिस इज़ योर 2, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो व्हाट यू विल गेट h न्यू माइनस न्यू ऑफ नॉट इज इक्वल टू EV नॉट, और V नॉट को अगर आपको निकालना है तो दिस विल गिव यू h बाई ई न्यू माइनस h बाई ई ऑफ न्यू नॉट, ये न्यू नॉट। व्हाट आई डिड, इलेक्ट्रॉन को नीचे ले आए हैं और दोनों को मैंने h बाई ई अलग कर दिया। अब अगर इसे आप इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन बन रहा है ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हम इसे इक्वेट कर दें, यानी mx प्लस c से इक्वेट कर दें, तो यहाँ से आपकी स्लोप की वैल्यू आपको मिल सकती है। तो m क्या है, m आपका स्लोप है, और वो स्लोप इस केस में इस ग्राफ से वो आपको स्लोप मिल रहा है, यानी कि BC बाई AC। स्लोप को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं। टेंजेंट थीटा कितना मिल रहा था हमें, BC बाई A ऑफ C मिल रहा है, जिसको हम V नॉट V बाई न्यू कह देते हैं। जैसे कि ये साइड क्या दे रही है आपको, पोटेंशियल दे रही है, तो पोटेंशियल हो गई दिस साइड, और ये साइड क्या दे रही है, AC, ये फ्रिक्वेंसी दे रही है। तो दिस इज गिविंग यू फ्रिक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय फ्रिक्वेंसी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। और अब अगर हम इसे इक्वेट कर दें h बाई ई से, बिकॉज इस इक्वेशन के मुताबिक m क्या होना चाहिए, इक्वेटिंग दिस इक्वेशन, तो उस इक्वेशन के मुताबिक m हमारा क्या आना चाहिए, स्लोप h बाई ई आना चाहिए। तो h बाई ई, दिस इज अनदर इक्वेशन, तो ये भी स्लोप है फ्रॉम द ग्राफ और ये स्लोप है फ्रॉम द इक्वेशन। तो स्लोप हमें दोनों मिल रहे हैं, दोनों को इक्वेट करें तो आपने इक्वेट कर दिया h बाई ई को, देयरफॉर इज इक्वल टू V बाई न्यू, या फिर इसे कह सकते हैं BC बाई AC। डिपेंड करेगा आपको इक्वेशन में क्या इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ से आप यानी प्लैंक कांस्टेंट हम डिफाइन कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू BC बाई AC इंटू E, या फिर V बाई न्यू इंटू E। तो दोनों ही आपकी स्टेटमेंट्स हैं और ये हमें इस ग्राफ से हमने कंक्लूड आउट किया है। सो यहाँ भी मैं लिख देती हूँ कि ये क्या देता है, ये आपको इंटरसेप्ट दे रहा है, तो वर्क फंक्शन बाय ई कह देते हैं इसको हम, चार्ज। तो ये हमें मिल रहा है वर्क फंक्शन मतलब फाई नॉट, मैं तो फाई नॉट से प्रेजेंट करी थी, मैंने वर्क लिख दिया W, सो लेट मी कॉल इट एज अ फाई नॉट। तो ये इंटरसेप्ट माइनस है, नेगेटिव साइड की डायरेक्शन में दे रहा है, तो जो वर्टिकल लाइन है उस पर ये लाइन जहाँ पर भी जाकर कट करती है वो इंटरसेप्ट है, और वो वैल्यू क्या दे रहा है, फाई नॉट बाई ई की वैल्यू दे रहा है। सो लेट अस राइट दिस ऑल्सो। तो इंटरसेप्ट ने जो दिया, इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट हमें दे रहा है वो क्या दे रहा है, वो देता है हमें फाई नॉट बाई ई,
यानी वर्क फंक्शन पर यूनिट चार्ज। तो ये हमें यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल रही है वर्टिकल एक्सिस पे। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन। यानी कि आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन में ये प्रूव किया कि एक्चुअली लाइट किसकी बनी हुई है, पैकेट ऑफ एनर्जी की बनी हुई है। वो पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और ये फोटोन क्या शो करते हैं, पार्टिकल नेचर शो करते हैं। और इसी की वजह से हम, इस पार्टिकल नेचर की वजह से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या क्रॉम्पटन इफेक्ट को प्रूव कर पाते हैं। और अगर हम वेव नेचर कंसीडर करें तो हम इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इसमें कंसीडर किया, आइंस्टाइन ने कंसीडर किया या उन्होंने प्रूव किया कि एक्चुअली लाइट किसकी बनी हुई है, फोटोन की बनी हुई है। अब फोटोन की बात अगर हम करें तो फोटोन के पास एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होता है, लेकिन फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, वो जीरो होता है। फोटोन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे। और जब पार्टिकल, फोटोन या पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, टोटल एनर्जी एंड द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो उस प्रोसेस में एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है, बट नंबर ऑफ फोटोन में नॉट बी कंजर्व। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन और फोटोन अगर कोलाइड करें तो उसमें जो एनर्जी होगी वो भी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। लेकिन जो एक फोटोन इलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उसकी एनर्जी, या तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा या वो हीट की फॉर्म में ट्रांसफर, तो अपनी एनर्जी फोटोन दे देगा। लेकिन फोटोन का नंबर कंजर्व रहे वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेंगे। तो फोटोन may be absorbed by the matter and a new photon may be created। तो फोटोन एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं और नया फोटोन बन भी सकता है। और एनर्जी जो है, इक्विवेलेंट एनर्जी फोटोन की कितनी होती है, mc² होती है एनर्जी। तो mc² क्या होता है, एनर्जी मास रिलेशनशिप। यानी कि अगर मास यूज़ होता है किसी प्रोसेस के अंदर तो उतने ही अमाउंट की एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो ये कहलाता है एनर्जी मास रिलेशनशिप। तो फोटोन हैज़ द सेम फ्रिक्वेंसी इन द डिफरेंट मीडियम बट द वेलोसिटी इज़ डिफरेंट। तो फ्रिक्वेंसी जो है वो अलग अलग मीडियम में फोटोन की फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, वेरी नहीं करती, लेकिन उनकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो जाती है। तो यानी कि नेचर वैसा ही है, जैसा एक नॉर्मल लाइट रेडिएशन शो करती है वैसा ही नेचर है फोटोन का भी। अब बात कर लेते हैं हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की। तो ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट था ये 1924 में डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया था। और उन्होंने कहा कि नेचर लव्स सिमेट्री। तो अगर कोई लाइट, यानी जिसको हम लाइट को हम पहले बोलते थे वो वेव नेचर की है, तो अगर लाइट एक पार्टिकल नेचर शो कर सकती है तो जितने भी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं उनको भी वेव नेचर शो करना चाहिए। तो यानी हम यहाँ कहें कि मास एनर्जी रिलेशनशिप शोज कंप्लीट इक्विवेलेंस बिटवीन द मैटर एंड रेडिएशन, दस मस्ट बी सिमेट्री बिटवीन द मैटर और रेडिएशन। तो मैटर, जैसे कि अभी मैंने एक रिलेशनशिप दिया E=mc²। तो mc² ये क्या दिखाता है, ये एनर्जी मास रिलेशनशिप है। और ये एक्चुअली प्रूव करता है कि मास और एनर्जी के अंदर जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीट इक्विवेलेंस है। मास और एनर्जी जो है वो एक दूसरे से कम्प्लीटली रिलेटेड है। तो अगर ऐसा है तो फिर सिमेट्री मैटर और रेडिएशन में भी होनी चाहिए। तो देयर मस्ट बी ए सिमेट्री बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन। और इसको उन्होंने लॉजिक क्या दिया कि नेचर लव्स सिमेट्री। इसका मतलब ये हुआ कि रेडिएशन शुड हैव, इफ रेडिएशन इज हैविंग ए ड्यूअल नेचर देन एवरी पार्टिकल शुड ऑल्सो हैव अ ड्यूअल नेचर। तो उन्होंने कहा देयरफॉर फ्रॉम सिमेट्रिकल कंसिडरेशन डी ब्रॉगली प्रिडिक्टेड दैट द मैटर शुड ऑल्सो हैव द ड्यूअल नेचर। तो मैटर के पास भी कैसा होना चाहिए, ड्यूअल नेचर होना चाहिए। और अगर ये ड्यूअल नेचर है तो मैटर के पास भी एक वेवलेंथ होनी चाहिए। नाउ इफ मैटर शुड हैव अ ड्यूअल नेचर, अगर मैटर के पास ड्यूअल नेचर है तो उसके पास वेवलेंथ होगा। और अगर वेवलेंथ है तो वो वेवलेंथ हम निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एनर्जी के दो रिलेशनशिप थे, E=mc² जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एंड E=hν जो फोटोन एनर्जी है। तो दोनों को इक्वेट करते हैं हम, hν=mc²। सो दिस इम्प्लाइज h इज़ इक्वल टू, अगर आपको यहाँ से यहाँ इसको न्यू की जगह हम c/, यही कह देते हैं c/, लैम्डा हम इसे लिख देते हैं mc² और c and c कैंसल्ड आउट। टेक द लैम्डा ऑन दिस साइड एंड mc ऑन दिस साइड, तो यू विल हैव लैम्डा इज इक्वल टू h/mc और ये हो जाएगा h/p। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन मीडियम, तो किसी पर्टिकुलर मीडियम में आने के बाद ये वेलोसिटी c नहीं रहेगी, ये v बन जाएगी। यहाँ पर हम p को क्या कह रहे हैं, p मोमेंटम है, p इज इक्वल टू mc। और ये किसका मोमेंटम है, फोटोन का मोमेंटम है। तो जैसे हमने कहा फोटोन के पास एनर्जी होती है hν और मोमेंटम होता है mc। लेकिन डी ब्रॉगली ने ये कहा कि अगर एक फोटोन के पास वेवलेंथ हो सकती है तो एक पार्टिकल के पास भी वेवलेंथ हो सकती है। और वो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी v अगर उसके पास है तो देन इट विल बी हैविंग ए वेवलेंथ ऑफ h/mv।
तो ये वेवलेंथ जो है ये कहलाएगी आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो दिस इज कॉल्ड एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसको हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ऐसे इस इक्वेशन को हम डी ब्रॉगली इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ से हमारे कुछ पॉइंट कंक्लूड होके आते हैं। सबसे पहला, वेवलेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आप ये कह दो कि वेलोसिटी नहीं है, v ज़ीरो है, तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो दैट मीन्स आपकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, वेवलेंथ बन जाएगी इनफाइनाइट। देन यू हैव वेवलेंथ, देन लैम्डा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर लैम्डा वेवलेंथ इनफाइनाइट हो जाती है, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ है सिर्फ मूविंग पार्टिकल्स के लिए, ओनली फॉर मूविंग पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ जो पार्टिकल्स मोशन में होंगे उनके लिए हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है उसको हम ये नहीं कह सकते कि इट्स एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल हैविंग एनी चार्ज। सो अगर पार्टिकल के पास चार्ज नहीं है तो भी उसे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहें। इसके लिए पार्टिकल को चार्ज हो ये ज़रूरी नहीं है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को इसीलिए हम मैटर वेव्स भी बोल देते हैं। तो हम इसको क्या बोलते थे, मैटर वेव। थर्ड पार्ट है। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो सिर्फ एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं और डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस नहीं हो रही, वो तो सिर्फ किसी भी मूविंग चार्ज से प्रोड्यूस हो सकती हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लें, इलेक्ट्रॉन है, कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, इलेक्ट्रॉन का मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v, और ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम इट विल अटेन अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा हाफ mv²। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए, द वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आपने उसे काइनेटिक एनर्जी किस में दी है, बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन काइंड ऑफ पोटेंशियल। आपने उसे कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया। इलेक्ट्रॉन मोशन में आया तो उसने क्या एक्वायर कर लिया, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन उस पोटेंशियल ने क्या किया, उस पोटेंशियल ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक वर्क परफॉर्म किया है, और उसी वर्क परफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, EV। अभी हमने पहले भी डिफाइन किया था वर्क फंक्शन को भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में, तो वर्क डन को हम डिफाइन कर देते हैं EV0। V0 बोल रहे थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए बोल रहे थे, लेकिन अब तो क्योंकि वो थ्रेशोल्ड की बात नहीं हो रही या स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात नहीं हो रही, तो दिस विल बी जस्ट V0। अब काइनेटिक एनर्जी को लेट अस एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की टर्म्स में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इधर हम mv रख लेते हैं ऊपर, और नीचे ले जाते हैं 2, और एक v हम मल्टीपल में रख लेते हैं। तो अब इस रिलेशनशिप में हम p को mp ये हो गया, एक m से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दें और एक m से हम डिवाइड भी कर दें, तो ऊपर mv यानी ये हो गया मोमेंटम विच इज़ कॉल्ड एज p²/2m। तो वी कैन राइट लाइक दिस। अब ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो आपके पास आ गया EV इज इक्वल टू p²/2m। और आप यहाँ से मोमेंटम निकालना चाहो तो दिस इम्प्लाइज मोमेंटम हमें मिल रहा है EV/2EVm। ये रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है, और इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर द रूट 2EVm जो है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। रादर हम ये कह रहे हैं कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पोटेंशियल। तो ये मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल सिंबल लगा है। लेकिन अगर मुझे वेवलेंथ चाहिए तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p बोल रहे थे हम, यहाँ रिलेशनशिप हमारा ऊपर आया था h/p, लेकिन p अब हमारा कैलकुलेट हो चुका है दिस वन। So this one was p, so let us place this value p here, so your wavelength lambda is equal to 2mev बोल देते हैं इसको, आगे पीछे लिख दिया है, बस सेम इक्वेशन है। तो नाउ दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दी ये कह सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दी इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब यहाँ देखो कांस्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, वेवलेंथ जो है वो भी कांस्टेंट है, और ये सारी प्लैंक कांस्टेंट है, दिस इज सॉरी ये प्लैंक कांस्टेंट जो वो भी कांस्टेंट है, और सब वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें तो वेवलेंथ आपके पास सिर्फ 12.3 अंडर द रूट ऑफ v आ जाएगा, और दिस इज़ इन एंगस्ट्रॉम।
मैंने ऊपर वाली वैल्यू को 10⁻⁻10 आता है उसको मैंने चेंज करके एंगस्ट्रॉम में पुट कर दिया, तो दिस इज़ योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो इस चैप्टर में एक और टॉपिक आता था पहले जो इस साल के लिए तो काट दिया है, वो था डाइवर्जर जर्मर एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट इस मतलब पर्टिकुलर 2020 के लिए कट हो गया सिलेबस में से, तो ये हम नेक्स्ट ईयर अगर ऐड होगा तो तभी लेंगे। तो अब हम लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, वो मैं लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद NCERT न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।